Very good morning, dear students. So, in the last class, we have seen the process of elections and all, how the voting takes place, and after voting, how the election, who has won the election, all announcement is done. So, here we will see what are the malpractices which are used generally sometimes in elections. Okay, and after that, we will see how elections in India are democratic if such kind of malpractices takes place, and after that we will see about the election commission, its powers and functions. Then we will see the role of people, and after that we will see the challenges for free and fair elections, or we can say the limitations of Indian election system. These all things we will see today in our topic. So let's start. So the heading of the topic is what makes elections in India democratic. In about this topic we will firstly see in detail, but before that we will also see what are the malpractices, or we can say unfair practices or wrong practices which are sometimes used in the election system. The first one is the malpractice given to you is the incursion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. तो सबसे पहले बेटा क्या होता है कई बार कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो वोटर्स लिस्ट होती है उसमें कुछ फॉल्स नेम हो जाता है एंटर्ड, जैसे किसी का गलती से कोई लिस्ट में नाम है और फिर जो पर्सन है वो सक्सेसफुल हो जाता है कोई और क्या करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, और जो जेन्युइन नेम होने चाहिए जिसका नेम उस लिस्ट में आना चाहिए उस पर्सन का नेम उन पर्सन का नेम नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस दैट कैन बी यूज्ड इन इलेक्शन. Now second unfair practice is excessive use of money by rich candidates and big parties. कुछ बिग पार्टीज होती है या रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर देते हैं. जैसे आपने पढ़ा था लिमिट्स, एमपीज के केस में 25 lakhs एंड एमएलएस के केस में 10 lakhs. ठीक है, ये डिसाइडेड है बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग. बट क्या है, कई बार इससे भी ज़्यादा यूज कर दिया जाता है तो ये भी गलत है. दिस इज ऑल्सो unfair or considered as wrong practice during the elections. थर्ड अगर हम बात करें मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, आपने पढ़ा था ना ये सारी चीजें गलत है. तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है ऑफिशियल्स का कई बार मिसयूज किया जाता है by the ruling party in order to win the elections again. So this is also wrong practice. After that, fourth one is intimidation of voters and rigging on polling booth. Now in this part कई बार क्या होता है बेटा, कुछ फ्रॉड तरीके या और दूसरी तरह का मैल प्रैक्टिसेस यूज किया जाता है टू इंक्रीज द वोट्स ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी. जैसे अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं, अब एक ही पर्सन बार बार वोट करे तो इस तरीके से इंक्रीज करवा दिए जाते हैं वोट, या किसी पर्सन को ब्राइब रिश्वत वगैरह देके फ्रॉड कर कर. उसके अलावा कुछ लोग क्या कर देते हैं, बैलेट बॉक्सेस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, इस तरह की चीज़ों को प्रॉपरली अनफिक्स कर देते हैं उसको. तो इस तरह की चीज़ें क्या कर दी जाती है, रिगिंग कहलाती है. कहाँ पर, पोलिंग बूथ में. So these all four wrong practices are there, or malpractices or unfair practices are there which are sometimes used in our election system. तो अगर क्वेश्चन अब आपके सामने है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया, देखो ये सारे तरीके क्या है. अगर इलेक्शंस के कहीं पर इस तरीके से मैल प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो क्या हो गया, वो कंट्री फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो कई बार ऐसे आपका जजमेंट पूछने के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरीके से कि देखो कितनी मैल प्रैक्टिसेस हो रही है फिर भी आप क्या बोलते हो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो कैसे इलेक्शंस इन इंडिया में डेमोक्रेटिक हैं वो आप चीज़ें देखेंगे तो आप इसमें ये जस्टिफिकेशन डालोगे कि sometimes such kind of things happen in our country but we have a proper system in our country and we used to believe on that system and that system is known as what, election commission. और वो हमारे लिए हमारे कंट्री में क्यों है, फॉर द कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स थ्री मेन थिंग्स आर दैट independent election system is there, popular support of people are there, and whatever result is given by the voting system or EVM we used to accept that outcome or result. So these three things makes our election system democratic.
ओके, फिर से मैं बोल देती हूँ, क्वेश्चन ये है, हाउ इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक आफ्टर दीज ऑल मैल प्रैक्टिसेस। तो हम इसमें लिखेंगे, समटाइम्स सच काइंड ऑफ थिंग्स मे अकर इन कंट्री, but there are some factors on the basis of which, or on the working of this, we can say that election systems are in our country uh, are democratic. The first one is, in our country independent election system is there for taking care of elections, for free and fair conduction of elections. Then we will see popular participation of people are there, and various authorities are there, like popular support. अगर participation लोगों का करें तो हम turn out figure में measure करते हैं, and turn out is what percentage of eligible voters who actually cast their vote. टर्न आउट का मतलब, या टर्न आउट फिगर का मतलब, वो परसेंटेज उन वोटर्स का जिन्होंने एक्चुअल में वोटिंग दिया है। तो कोई कोई केस होता है कि फ्रॉड करते हैं, सभी तो नहीं करते, तो यहाँ पर पॉपुलर पार्टिसिपेशन किसका है, टर्न आउट पीपल का है, या फिर जो लोग, जो वोटर्स जो एक्चुअल में वोट कर रहे हैं उनका है। थर्ड थिंग इज दैट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो भी इलेक्शन का आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, जो विन करता है वो विनर, जो लूज करता है वो लूजर। तो हम क्या कर रहे हैं, उस आउटकम को, उस रिजल्ट को, उस नतीजे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दीज मेन थ्री थिंग्स आर देयर विच आर मेकिंग इलेक्शन सिस्टम इन आवर कंट्री डेमोक्रेटिक। ओके, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन सिस्टम को इंडिया में डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। तो दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज इलेक्शन कमीशन इन डिटेल। This topic is very very important, and questions of 5 marks can come from this topic. So write down about it properly in your notebooks. Let's start. What is election commission? Election commission is the, we can say, department or the commission which has the sole responsibility of conduction of free and fair elections. Election commission वो एक तरह से डिपार्टमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्या करे, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए। लाइक इट इज गिवन, इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, it is very powerful commission, and it is the responsibility of conduction of elections in our country, and it enjoys the same kind of power as the judiciary. जैसे जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव के अपना डिसीजन देता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फेवर के अपना डिसीजन देता है। एंड जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, ओके, या फिर हम कह लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दैट इज अपॉइंटेड, जो कि इसका हेड होगा, इलेक्शन कमीशन का हेड होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। उनके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं बिटवीन द वेरियस पार्टीज, कि मान लो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। And if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CE। एक चीज और है, अगर जो ये काम कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर कोई रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को इनका सिस्टम पसंद नहीं आता है काम करने का, तो वो लोग इनको ऐसा नहीं है कि हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आफ्टर दैट नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस पावर्स, और वी कैन से फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस। सो अगर आपके पावर्स पूछे जाते हैं, देन ऑल्सो the same points you will write, which we will discuss now, and if functions will be asked, then only the same points you will write, which we will discuss now. So 5-6 powers we will see, or 4-5 powers we will see. These only things, अगर दोनों चीजें पूछी जाती है तब भी आप यही लिखेंगे, एक चीज पूछी जाती है पावर के नाम से, tell powers of election commission, then also you will write these 4-5 points, and if functions of election commission are asked, then also you will write these 4-5 points. Now let's discuss. The first point is election commission takes decisions. election commission क्या करता है, decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of elections। जब से इलेक्शन अनाउंस होते हैं और तब तक डिक्लेयर किया जाता है उन इलेक्शंस का रिजल्ट, तब से लेकर एंड तक पूरे इस टाइम पीरियड में सारे जो डिसीजन होंगे, हर तरह के डिसीजन होंगे, कंट्रोल वगैरह के सारे डिसीजन किसके थ्रू लिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की। मतलब मेन डिसीजन लेने का काम कर रहा है हर चीज पर, कब से,
अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट से लेकर और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक। नेक्स्ट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट करता है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट these parties or candidates have to follow such kind of rules and regulation, और पनिश भी किया जाता है if any body or any person violate these rules which are implemented by the election commission. Third is during the election period the election commission can order the government to some guidelines. अब इलेक्शन पीरियड में जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आपको ये इस तरह की पॉलिसीज वगैरह, इस तरह की गाइडलाइंस वगैरह आपको क्या करनी है, लेकर चलनी है या लागू करनी है। एंड अदर देन दिस it can also prevent the use and misuse of government powers to enhance its elections to win elections or transfer some government officials. इतना ही नहीं, वो गाइडलाइंस बता सकता है गवर्नमेंट को, कौन, इलेक्शन कमीशन। प्लस इलेक्शन कमीशन और क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है गवर्नमेंट को वो कि अपनी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, प्लस किसी गवर्नमेंट का ऑफिशियल का ट्रांसफर वगैरह ना करे उस टाइम पीरियड में, एंड टू विन इलेक्शंस बाय पीसफुल स्मूथ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। नेक्स्ट पावर की बात करें, 3 powers we have discussed. First one was related to decision making which is to be taken by election commission during the election period. Then code of conduct, and if anybody violates the code of conduct then election commission will punish the person. Third power is that during election period election commission can order the government to follow the particular or some guidelines and to stop them for misusing any kind of government power for enhance their votes in elections and transfer of officials. Fourth power is when on election duty government officers work under the control of election commission. This is very important thing, not the government. जब election में ड्यूटी लगती है तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, देखो आपने देखा होगा बहुत ही जनरल है ये चीज़, टीचर्स वगैरह की ड्यूटी लग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करेंगे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर काम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो टीचर है, मान लो टीचर्स की मोस्टली ड्यूटी लगती है और भी लोगों की लगती है, तो टीचर्स हमेशा किसके लिए आंसरेबल होंगे, जब तक इलेक्शन चलेंगे इलेक्शन कमीशन के लिए वो आंसरेबल होंगे, उन्हीं की बातें मानेंगे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इलेक्शन ड्यूटी के टाइम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिशियल्स हैं जिनकी भी ड्यूटी इलेक्शंस में लगी है वो क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन की ही बातों को मानेंगे, उन्हीं के कंट्रोल में रहेंगे, ना कि गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहेंगे। तो दीज 4 पावर्स आर देयर। अदर देन दिस और हम क्या सोचते हैं, लास्ट आप ये लग सकते हो कि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन विद फुल ट्रांसपेरेंसी, दिस यू कैन राइट। एंड अदर देन दिस व्हाट यू कैन राइट दैट this election commission do not discriminate and it is independent. अगर independent की बात करें तो main 3 things are there. Judiciary is independent in our country, election commission is independent, and other one is media should also be independent. मीडिया को भी कभी किसी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए. It should give the fair and the right news to the people. After that what we will see, now we will see what are the challenges which are faced by the election commission. अब election commission को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसमें, for the conduction of free and fair elections, those things we will see. Now very first thing, इलेक्शंस को जो प्रॉब्लम्स का है, इलेक्शन सिस्टम की क्या लिमिटेशन है इंडिया में, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो भी आप ये लिखोगे, और क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ एंड challenges of free and fair elections in India, then also you will write the same thing. So 5 points are there and this question is also important from 5 marks. Let's discuss first point. First point is, कई बार देखो क्या होता है, candidates and parties who are having lot of money are not sure of their victory and do enjoy a big unfair advantage over smaller
पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। अब कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स और जो पार्टीज होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है और वो श्योर भी नहीं होते अपनी विक्ट्री के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। अब जो बड़ी पार्टीज हैं जो हमेशा से जीतती आई है और कुछ सिंगल पार्टी है, सिंगल कैंडिडेट है जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, छोटी पार्टीज है जो नई इमर्ज हुई है, तो उनको पहले से स्टैब्लिश्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पहले से स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो अपनी जगह नहीं बना पाते हैं उनकी वजह से, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड पार्टीज एंड कैंडिडेट्स की वजह से जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। सेकेंड चैलेंज फेस्ड बाय द इलेक्शन सिस्टम इज दैट कुछ पार्ट्स में, हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स में कुछ कैंडिडेट्स का लिंकेज किससे है, क्रिमिनल्स वगैरह से है, ठीक है। और उसके अलावा इस फायदे की वजह से, कई बार इस चीज़ की वजह से, प्रेशर की वजह से उनको पॉलिटिकल टिकट मिल जाता है। सच काइंड ऑफ लीडर्स एंड कैंडिडेट्स हैव नो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उनको लोगों का वेलफेयर करने से, भला करने से, कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने से, डेवलपमेंट करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो क्रिमिनल्स की वजह से इलेक्शंस में आ जाते हैं, उनका कनेक्शन होता है, एक तरह से ब्लैकमेल करके टिकट पार्टी की हासिल कर लेते हैं। थर्ड इज सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट। कुछ फैमिलीज जैसे आप देखोगे कि जो इंदिरा गांधी फैमिली है, ठीक है, तो कुछ फैमिलीज क्या है, डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं इलेक्शंस में। तो कई बार वो क्या करते हैं, उनके लिए इजी होता है अपने रिलेटिव्स वगैरह को पार्टी की टिकट्स दिलवाना या फिर इलेक्शंस वाले सिस्टम में चलते जाना आगे। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगेन दे आर हैविंग नो एनी, समटाइम्स दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। वो सब ऐसे ही क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनके दादाजी ने राजनीति की है, दे ऑल्सो केम इन दिस field, but they are actually not interested for the development and growth and betterment of the candidates of the country. अगर फोर्थ बात करें तो कई बार तो लोगों के पास, जो वोटर्स हैं, सिटीजन्स, उनके पास राइट चॉइस ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देर आर 5 कैंडिडेट्स और सारे ही बेकार हैं, सारे ही ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, पीपल आर नोइंग दैट सारे ही प्रॉपर एलिजिबल नहीं है। तो इस कंडीशंस में ये कई बार चॉइस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको चूज करे और किसको नहीं चूज करे। तो अगर सारे खराब है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो कम खराब है उसको चूज कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अगेन ये रिलेटेड ही है फर्स्ट से। क्या हो रहा है कि जो छोटी पार्टीज है, जो नई पार्टीज है, न्यू कैंडिडेट्स हैं या ऐसे लोग जो इलेक्शंस में आए जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो निर्दलीय है, तो इन लोगों को इलेक्शंस में स्टैंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत दिक्कतें इनको आती है। और चाहे वो कितना ही इंटरेस्टेड हो, कितना ही ठीक से काम करना चाहे, लेकिन उनको एंटर करने में दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेज। सो विद दिस आवर लेसन नंबर 3 or of new book and 4 of old book is completed. Do the questions properly, revise the topic, okay, and next we will see about the next chapter. And other than this, now we will discuss few things are left, like important questions. What kind of important questions can be formed from the topics we have studied? The first one is अबाउट मेल प्रैक्टिसेस। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज्ड इन इलेक्शंस। देन यू विल राइट दीज 4 पॉइंट्स। देन इफ क्वेश्चन कम्स लाइक हाउ इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक, देन 3 पॉइंट्स यू कैन राइट एंड एक्सप्लेन। वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम, देन यू विल राइट पॉपुलर सपोर्ट ऑफ पीपल, टर्नआउट इसमें आप समझा सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इसमें आप बता सकते हैं कि ईवीएम को ले जाया जाता है, काउंटिंग होती है, उसके बाद में प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट होती है हु हैज वॉन द इलेक्शंस। आफ्टर दैट और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन डिसाइड किए। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्शन कमीशन एंड व्हाट आर द वेरियस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। 4 आर गिवन इन योर बुक, प्रॉपर्ली राइट द 4 फंक्शन, सीधा दिया हुआ है पॉइंट्स में आपकी बुक में। नेक्स्ट इज अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो पहले आप जब 5 मार्क्स का आंसर लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन बताते हैं 4-5 लाइन का, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओगे 4-5 लाइन में, देन यू विल राइट द 4 to 5 पॉइंट्स। ऐसे ही ये अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन दिस ऑल्सो यू विल गिव लिटिल बिट इंट्रोडक्शन
एंड कि येट मैनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, इलेक्शन कमीशन है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इलेक्शन सिस्टम को। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द total 5 points which are directly given in your book. Okay, so these questions can be framed and properly revised. See the video, revise from book while writing answers, and then write. Thank you.